बच्चों, बीएमसीसी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं राजकुमार नागर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम हमारे 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको स्टेट बोर्ड, हमारा एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो, इसके अलावा अपना सीबीएसई बोर्ड, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, पीपीटीस रेडी हो रही है, तो वैसे ही जैसे ही पीपीटीस आती है मैं उनके साथ में आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। इसके अलावा हमारे जो भी नोट्स रहेंगे ये आपको बीएमसीसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, आपको जो भी टेलीग्राम चैनल होगा उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्लास 10th के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 1 से मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। चैप्टर नंबर 1 किसके बारे में बताता है हमको? रियल नंबर्स। देखिए, मैंने पहले भी आपको नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, एक बार और मैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि क्या होता है नंबर सिस्टम। देखिए, क्या होता है हमारा जो नंबर सिस्टम होता है ना, उसमें जो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है नंबर्स की, वो होती है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ही हमारे टू टाइप के नंबर निकल के आते हैं। एक तो होता है आपके रियल नंबर्स और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो देखो, रियल नंबर्स के अंदर ही आपकी अगेन दो कैटेगरी निकल के आती है। एक होता है आपका रेशनल नंबर्स और दूसरा क्या होता है आपका इरेशनल नंबर्स। ठीक है, फिर अगर आप रेशनल को फर्दर कैटेगराइज करोगे तो रेशनल नंबर के अंदर ही हमारे इंटीजर्स निकल के आते हैं। इंटीजर्स के अंदर ही हमारे क्या निकल के आते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के अंदर ही हमारे क्या निकल के आते हैं? अपने नेचुरल नंबर्स। चलिए मैं आपको एक एक बार एग्जांपल इनके दे देता हूँ, थोड़ा बहुत इनके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अभी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप रियल नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो। द नंबर्स विच वी कैन डिनोट ऑन द नियर रियल नंबर लाइन। अब देखिए, रियल नंबर लाइन्स क्या होती है? आपकी रियल नंबर लाइन होती है, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 1 2 3, दैट इज -1 -2, और ये इधर से इनफाइनाइट तक जाएगी, ये इधर से। ठीक है, अभी जो मैंने इस नंबर लाइन पर डिनोट किए हैं वो क्या हो गए? आपके इंटीजर्स हो गए। अच्छा, तो देखिए आपके 0 और 1 के बीच में भी और भी कुछ नंबर्स आएंगे, लाइक 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। 0.1 और 0.2 के बीच में भी कुछ नंबर्स आएंगे। 0.1 के बीच में अगर देखोगे तो 0.11 0.12 0.13 0.14, 0.11 और 0.12 के बीच में भी फिर नंबर्स आपके आएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं आपके, पॉइंट वाले नंबर हो गए, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो गए, ये वाले नंबर हो गए। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर कहीं पर एक रूट वाला नंबर भी आता है। क्लास 9th में पढ़ के आया है कि √2 को भी डिनोट करते हैं, √3 को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि सारे रूट वाले नंबर आ गए, अपने पॉइंट वाले नंबर आ गए, है ना, p/q की फॉर्म में हम जिसको लिखते हैं वो नंबर्स आ गए, ये सब हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फर्दर हम डिवाइड करते हैं रियल नंबर को दो कैटेगरी में, दैट इज रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच वी कैन डिनोट इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, जैसे 2/3 हो गया, -5 हो गया, -6/2 हो गया, 0 हो गया, ये सब किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? आपके रेशनल नंबर की कैटेगरी में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स अपने होते हैं सारे के सारे, अभी जो मैंने नंबर्स डिनोट करके आपको ये दिखाए, एक्सेप्ट 2 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे अपने क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स आते हैं। तो क्या सर जीरो भी इंटीजर होता है? जीरो भी इंटीजर होता है। कैसे होता है भाई? जीरो आपका एक ऐसा इंटीजर होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये हमारा न्यूट्रल इंटीजर होता है। ठीक है, इसके बाद में इंटीजर्स के बाद में आपके आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स बनते हैं वो सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? अपने होल नंबर्स की। देन हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स बनते हैं वो सब किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर की। अच्छा भाई, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, है ना। जैसे कि हमने ये देखा था √2 √3, इसके अलावा आपका रूट का 5 रूट का 7 देन पाई, ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। कभी आगे मैं क्लासेस लूंगा तो और भी ये रूट वाले नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, किसको हम रेशनल बोलेंगे, किसको हम इरेशनल बोलेंगे, क्या ये डेसिमल एक्सपांशन पर डिपेंड करेगा, तो उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए बेसिक के लिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स।
ठीक है। इसी के बारे में अपने को पढ़ना है क्लास 10th में, रेशनल और इरेशनल नंबर के जब हम इनका एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, तो क्या रेशनल होता है, इरेशनल होता है, इनको प्रूव करना है अपने को, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इमेजनरी नंबर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। इमेजनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप रियल नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हो, है ना, वो नंबर्स हमारे इमेजनरी नंबर्स होते हैं, जैसे कि √-2, √-3, द नंबर्स आर अनरियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स। ठीक है। इसके लिए बेसिकली ये निकल के आता है कि हम अंडर रूट के अंदर -1 जो होते हैं उसको अपन आई से डिनोट करते हैं, आयोटा इसको बोलते हैं। क्लास 11th में आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, जिनसे आप ये समझ जाओगे कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या इमेजनरी नंबर्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स। लाइक मेरे पास एक कोई भी नंबर ऐसा लिखा हुआ 3+4i, तो ये हमारा जो नंबर होगा ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर 3 आपका रियल पार्ट हो जाता है और ये जो 4i होगा ये कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, और मैं अलग अलग टाइप्स के नंबर्स के बारे में आपको बताता हूँ जो हमको क्लास 10th में पढ़ने में काम आएंगे। ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। यहाँ से हमारा मैथ से स्टार्ट होता है 10th का, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं अपने और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स की मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द नंबर्स विच हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब सर आपने ये 2-3 चीजें लिखी हुई है, इसका क्या क्या मतलब होता है। द नंबर्स विच हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ये फैक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो बेटा किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर देंगे तो उसके फैक्टर्स हो गए। लाइक मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया, लाइक मैंने 8 को लिख दिया, तो 8 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो 8 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 1 की टेबल में 8 आता है, तो 8 इसको भी डिवाइड कर, 8 को डिवाइड कर देगा 1। 2 की टेबल में 4 टाइम आता है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा 8 जो डिवाइड होता है खुद 8 से हो जाएगा। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 2, 4 और 8, ये इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से होंगे, वो भी एक तो 1 होगा आपका और दूसरा नंबर होगा एंड द नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही नंबर होगा। ऐसे नंबर्स को अपन बोलेंगे प्राइम नंबर्स। लाइक मैंने एक नंबर को लिख दिया यहाँ पर 2। अब 2 के अगर आप देखोगे तो कितने फैक्टर्स होंगे, 2 का एक फैक्टर 1 होगा, 2 1 की टेबल में आ जाता है, 1 1 जा 1 2 जा एक 2। इसके अलावा मुझे 2 के फैक्टर्स बता दो। 2 के सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और 2, इसके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब 2 कौन सा नंबर हो गया आपका, प्राइम। एक और नंबर में लिख देता हूँ, लाइक मैंने 3 लिखा, तो 3 किसकी किसकी टेबल में आता है, आप बोलोगे सर 1 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, 3 भी प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, 4 क्या हो जाएगा, 4 के अगर आप देखोगे तो 1 की टेबल में भी आता है 4, 2 की टेबल में भी आता है, इसके अलावा खुद 4 की टेबल में भी आता है। तो इस नंबर को अगर आप देखोगे तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, अपने 3 फैक्टर्स हो गए। तो क्या 4 प्राइम होगा, क्या नहीं होगा, है ना। ऐसे नंबर्स को अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर की यहाँ से क्या डेफिनेशन निकल के आती है आपकी, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स को आप क्या लिख सकते हो, द नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो 4 आपका एक कंपोजिट हो जाएगा। 4 के अलावा देखिए 5, 1 और 5 खुद की टेबल में आता है, मतलब प्राइम नंबर्स क्या होंगे, जो 1 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में तो सब आते हैं, इसके अलावा वो खुद की टेबल में आएंगे, इसके अलावा किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है। 5 आपका प्राइम हो जाएगा, 7 प्राइम हो जाएगा, इसके अलावा 9 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 19 23 29 31, ये सब आपके कौन से नंबर्स हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कंपोजिट के क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे। तो जो जो भी नंबर्स छूटे हुए हैं ना, ये आपके कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे। जैसे 4 के 3 फैक्टर हो गए, इसके अलावा 6 3 की टेबल में आता है,
1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब ये भी कौन सा हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, तो ये सब किन की कैटेगरी में आ जाता है, हमारे कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में, है ना। जैसे कि मान लो 9 हो गया, तो 9 को आप ये मत समझना कि 9 कंपोजिट होगा कि नहीं होगा। इवन और ओड वाला केस अलग होता है बेटा। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, है ना। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, ठीक है। ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होंगे, उन नंबर्स को अपन क्या बोल देते हैं, ओड नंबर्स बोल देते हैं, ठीक है। ये जो 9 होगा, इसके भी 3 फैक्टर्स होंगे लगभग। 1 हो गया, इसके अलावा 3 की टेबल में आता है, एक ही खुद 9 की टेबल में आता है। देखो कितने फैक्टर्स हो गए, 9 के भी 3 फैक्टर्स हो गए, इट मींस मोर देन 2 फैक्टर हुए। 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो उन नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या प्राइम नंबर होता है, क्या कंपोजिट नंबर होता है। एक बार इनकी डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब अपन बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। सबसे मेन अपने को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे, इनको समझते हैं। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम्स में डिवाइड करना, इसको अपन बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, क्या सिर्फ कंपोजिट नंबर को ही प्राइम में डिवाइड करके प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि नहीं, आप प्राइम नंबर को भी उसके फैक्टर्स में डिवाइड करके अगर आप लिख दोगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक मैं एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। फॉर एग्जांपल मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसका, 120। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, मैं प्राइम्स में इनको डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 60 टाइम। अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30। अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 15। देन 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा। देन 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या निकला अपना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, इसी को मैं अगर पावर्स की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। 2 अपना 3 टाइम आया, 1 2 3, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। 3 1 टाइम आया, इसकी पावर 1। 5 1 टाइम आया तो इसकी पावर क्या हो गई, 1। इसको अपन बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, इसके बाद में फिर अपन एक एग्जांपल लेके एलसीएम और एचसीएफ को समझ लेंगे। देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद में फिर अपना जो एलसीएम होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है आप ये समझ गए। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को अगर जो भी नंबर डिवाइड कर देगा तो उसका फैक्टर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, किसका किसका फाइंड करना है। मैं एक छोटा सा नंबर ले रहा हूँ आपको, ओरली अपन इसको सोल्व करके देखेंगे क्या एलसीएम होता है क्या एचसीएफ होता है। आप मान लीजिए 15 एंड मान लो मैंने एक और नंबर ले लिया 20। इसका मुझे एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। अब देखो 15 और 20 दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा कौन सा नंबर है और जो सबसे बड़ा है, क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों को डिवाइड कर दे, और फैक्टर, ठीक है। तो अपने को 15 और 20 दोनों देखो, 15 और 20 दोनों को 1 भी डिवाइड कर देना। 15 और 20 दोनों को अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 5 भी डिवाइड कर देगा। तो मुझे बताओ 1 और 5 दोनों में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। आप बोलोगे सर 5 है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये अपन ने डायरेक्ट भी कर लिया है ना। कितने भी बड़े बड़े नंबर्स को आप डायरेक्ट कर सकते हो। लाइक मुझे 72 एंड मान लो 96 का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो आप ये वो देखोगे कि सर 72 और 96 दोनों किसकी टेबल में आते हो और वो नंबर सबसे बड़ा हो। अब 72 96 को आप देखो वो 1 से भी डिवाइड होंगे, 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, दोनों 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 6 की टेबल में भी आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, हो सकता है हाँ हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो 12 की टेबल में भी आ जाएंगे, लेकिन मुझे उसका सबसे बड़ा फैक्टर निकालना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 72 और 96 आई थिंक 24 की टेबल में आता है, 72 और 96 की टेबल में भी आ जाता है।
तो 72 और 96 का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 24। आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो एलसीएम और एचसीएफ को, ठीक है। तो ये अपना एचसीएफ क्या आया कि जो दोनों नंबर को डिवाइड करे और वो सबसे बड़ा नंबर हो, तो वो क्या बन जाता है, अपना एचसीएफ बन जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम मान लो मुझे 15 एंड 20 का एलसीएम निकालना है, तो 15 और 20 का एलसीएम मुझे निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल्स का मतलब क्या होगा कि 15 और 20 दोनों का क्या होगा, ये मल्टीपल होगा, ठीक है। जैसे कि मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 और 20 दोनों की टेबल में आता हो और कैसा हो, लोवेस्ट हो, सबसे छोटा हो, ठीक है। तो 15 और 20 दोनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 15 4 जा 60, 23 जा 60। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या बन जाएगा आपका 60, ठीक है। ये हमारी पुरानी प्रोसेस होती थी जिसमें हम बचपन से फाइंड करते आ रहे थे कि एलसीएम एचसीएफ को आप ऐसे ऐसे फाइंड कर सकते हो। एक दूसरा तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ये मैंने आपको ओरली सोल्व करना सिखा दिया कि कैसे आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हो, ठीक। लेकिन अब हमको क्लास 10th में क्या सीखना है उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ का रियल में मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर। देखिए मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, फिर इसके बाद में फिर हम इनकी जनरल फॉर्म देख लेंगे, इसकी डेफिनेशन इसके हिसाब से बनाएंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, मैंने लाइक एक नंबर लिख दिया, कुछ भी लिख लो आप 72 एंड दूसरा नंबर आप लिख लो, कौन सा लिख लो 160 को लिख लो, ठीक है। इन दोनों का मुझे एलसीएम एचसीएफ करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 72 को लिया, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, फिर मैंने इधर 160 को लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 72 को डिवाइड करूंगा 2 से, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 और 2 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 18 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16। अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगा 9 आ जाएगा, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। तो अपना 72 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो क्या निकला 2 की पावर 1 2 3 और 3 टू दी पावर 2। अब मैं 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा 80 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करूंगा 40, 2 से डिवाइड करूंगा 20, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 10, 5, 5 से डिवाइड करूंगा 1। तो 160 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास निकला, क्या निकला 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 1। अब देखिए मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम बताता हूँ इन दोनों का। अगर मान लो मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों में आप सबसे पहले कॉमन नंबर्स को निकालो कि दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई मुझे 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस कॉमन की सबसे छोटी जो पावर होगी ना वो हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। अगर मान लो 2 नंबर कॉमन होते तो मैं मल्टीप्लाई करके वो नंबर भी लिख देता। अब यहाँ पर मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 की छोटी पावर 3 है कि 5 है, आप बोलोगे सर 3 है, तो 2 की पावर आप क्या कर दो, है ना, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 2 जा 4, 4 2 जा, इन इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, ठीक। आप वैसे भी ओरली बता सकते हो कि भाई 72 और 160 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो 8 की टेबल में 72 भी आता है, 8 की टेबल में 160 भी आता है, ठीक। चल इसके अलावा एचसीएफ हम देखेंगे, एलसीएम देखेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में आपको ये जो भी फैक्टर्स दिख रहे हैं ना, सारे के सारे फैक्टर्स आप लिखो, है ना। वी हैव टू टेक ईच फैक्टर्स ऑफ बोथ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ पर मुझे 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, पावर्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मुझे जितने भी अलग अलग टाइप्स के नंबर दिख रहे हैं ना मैं सभी को यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इन सबकी मुझे सबसे बड़ी पावर यहाँ पर लिखनी है, अभी मैं जनरल फॉर्म उसकी लिखवाऊंगा तो चीजें समझ में आपको आ जाएगी। सबसे बड़ी पावर तो देखो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है, आप बोलोगे सर 5 है। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है। 5 की सबसे बड़ी पावर है, बस इसको सोल्व कर लो। 2 की पावर 5 का मतलब होगा 2 का आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 का मतलब 32 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 9, और ये बन जाएगा आपका 5। तो 32 इंटू 9 इंटू 5, तो 32 5 जा कितना हो जाएगा, 3 5 जा 150, इसके बाद में 160, 160 का 9 टाइम आप करोगे तो 144, 1440, ये आपका आ जाएगा क्या, इसका एलसीएम। कोई डाउट है इसमें? चलिए अब मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ को कैसे जनरल फॉर्म में करना उसके बारे में सिखा देता हूँ। देखिए हमने अभी तक जो भी किया, क्या किया है इसको थोड़ा सा समझना। हमने ये किया है कि एचसीएफ का मतलब क्या हो जाता है, एचसीएफ का मतलब हो जाता है वी हैव टू टेक कॉमन नंबर्स, देन कॉमन नंबर्स की कौन सी पावर हमको लेना है, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ
कॉमन फैक्टर्स, जो भी अपने कॉमन फैक्टर्स होगी उसकी कौन सी पावर आपको लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। ठीक है, मैंने कॉमन लिखा है, कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अपनी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ईच का मतलब समझते हो, हर एक फैक्टर की आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, ईच फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, प्रत्येक फैक्टर की। ठीक है, अच्छा भाई, इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि मेरे पास एक कोई भी नंबर p है, ये सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपसे, कोई भी नंबर p है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मान लो ऐसा निकल के आया, a स्क्वायर इंटू में b टू द पावर 3 इंटू में c इंटू में d का स्क्वायर। ठीक है, ये कोई भी नंबर मेरे पास q है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया अपने पास, a की पावर 3 इंटू में b इंटू c स्क्वायर इंटू में d टू द पावर 4 मान। ठीक है, मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ में हमने को क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी। किसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी, कॉमन फैक्टर्स की, है ना, जितने भी कॉमन फैक्टर दिखेंगे सबकी मुझे स्मॉलेस्ट पावर लेनी। आप बोलोगे कि सर अच्छा एक काम करो, इसमें एक और नंबर बना देते हैं, अपन ई भी बना देते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे ए भी दिख रहा है दोनों में मुझे बी भी दिख रहा है दोनों में, मुझे सी भी दिख रहा है दोनों में, मुझे डी भी दिख रहा है। अब इस ए बी सी डी की दोनों में से जिसमें भी सबसे छोटी पावर होगी वो मैं लूंगा। यहाँ पर ए की पावर 3 है 2 है, छोटी मुझे 2 दिखी, मैंने 2 को ले लिया। यहाँ पर बी की पावर 1 है 3 है, मैंने 1 को ले लिया। यहाँ पर 1 है 2 है, 1 को ले लिया। डी की पावर 4 है 2 है, मैंने 2। तो इसका जो एचसीएफ होगा ना वो हो जाएगा आपका ये वाला, ए स्क्वायर बी सी इंटू में डी। ठीक है, अगर मान लो मुझे इसका एलसीएम लेना है, तो मुझे अगर एलसीएम लेना है पी एंड क्यू का, तो मुझे क्या लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। जितने भी फैक्टर आपको दिखेगा ना उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो सबसे पहले तो आप ईच फैक्टर को लिख लो, सारे फैक्टर को लिख लो। आप बोलोगे सर अपने को ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है और ई भी दिख रहा है, पावर्स को देखा ही नहीं मैंने। सबसे पहले तो मैंने ईच फैक्टर्स को लिखा, अब इसकी सबसे बड़ी पावर मुझे लेनी है। सबसे बड़ी पावर मुझे बताओ, ए की सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है आपको, 3, बी की सबसे बड़ी पावर 3, सी की सबसे बड़ी पावर 2, डी की सबसे बड़ी पावर 4, ई की सबसे बड़ी पावर। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम ऑफ पी एंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और चीजों को अपन समझते हैं इसके बारे में। फिर अभी मैं ये तो मैंने बेसिक समझाया, अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करके मैं आपको समझाऊंगा पूरा। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को सोल्व करेंगे। मैं आपको रोड में बता देता हूँ किस आपने को पढ़ना है। एनसीईआरटी को सोल्व करने के बाद में एनसीईआरटी में ये हो जाता है आपकी जो भी स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एमपी बोर्ड हो गया, आपका ये राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, सबके क्वेश्चन यहाँ से आपको कहीं ना कहीं मिलते हुए दिख जाएंगे, इसी से रिलेटेड रहेंगे। इसके अलावा इसके बारे में फिर हम बात करेंगे सीबीएसई लेवल पर जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके पीवाईक्यूज, इसके अलावा जो भी नए पैटर्न पर क्वेश्चन आपके बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक किया हमने, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें से जो भी कुछ आपको नोट डाउन करना हो कर लीजिए, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं एनसीईआरटी की बुक लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन यहीं पर करवाने वाला हूँ, सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।